लाइव में अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज की क्लास में। दिस इज अ चैप्टर नंबर फर्स्ट। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है। बहुत ही ध्यान से और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, और उसके अंदर हमें जो कवर अप करनी है दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। 99.9% चांसेस है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन आएगा केस स्टडी फॉर्मेट में। अभी आपने 2-3 क्वेश्चन कर लिए तो काफी आइडिया आपको लगा होगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सब में पुराना जो है एक बार फटाफट रिवाइज करा के, क्योंकि डॉक्ट्रिन अभी और भी बाकी है, बड़ी डॉक्ट्रिन है, तो आगे लेके चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द डॉक्ट्राइन। यस, डॉक्ट्राइन का मतलब क्या होता है? व्हाट यू मीन बाय द डॉक्ट्राइन? डॉक्ट्राइन का मतलब होता है सिद्धांत। डॉक्ट्राइन का मतलब होता है प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल मतलब जो पहले किसी केस में कोई सिद्धांत प्रूव हुआ है, प्रिंसिपल फॉलो किया है। तो अब क्या होता है कि जो फर्दर केसेस आते हैं अगर उनके फैक्ट्स सेम रहते हैं तो इसी सिद्धांत को आगे फॉलो किया जाता है, तो इसे हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन। ठीक है, अब डॉक्ट्राइन तो हमें समझ में आ गया कि प्रूव्ड प्रिंसिपल्स हैं। ये क्या है जरा बताना? प्रूव्ड प्रिंसिपल्स। इसके साथ वर्ड यूज किया अल्ट्रा वायर्स, तो इसका मीनिंग है बियॉन्ड दी पावर्स। क्या बोला मैंने? बियॉन्ड दी पावर्स। कंपनी में पावर के बाहर जाकर आप कोई भी एक्ट एक्सरसाइज करोगे उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। वो एक्ट क्या हो जाएगा? नल एंड वॉइड। क्या बोला मैंने जरा बताना? नल एंड वॉइड। दैट एक्ट इज कंप्लीटली नल एंड वॉइड एंड देयर इज नो इफेक्ट। अच्छा, अब एक बात सुनिए, अगर कोई एक्ट नल हो जाता है, वॉइड हो जाता है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, आपने कंपनी के साथ कोई ट्रांजेक्शन किया और उसमें क्या हुआ, फ्यूचर में जाके जब आपने वो ट्रांजैक्शन किया तो ऐसी स्थिति में बेसिकली क्या होता है कि ट्रांजैक्शन करते हुए आपने वो अल्ट्रा वायर्स कर लिया। क्या कर लिया? मतलब पावर के बाहर जाकर। सपोज आपने कंपनी को 10 लाख रुपए उधार दिए, तो अब कंपनी की ड्यूटी बनती है वो पैसा वापस करे। लेकिन हुआ क्या है कि कंपनी ने बेसिकली वो एक्ट जो एक्सरसाइज किया वो पावर के बाहर जाकर एक्सरसाइज किया, तो वो क्या हो गया? अब आप बताइए। दैट्स इज नल एंड वॉइड, क्योंकि पावर के बाहर जाके एक्ट है। तो इसका इफेक्ट आपके ऊपर क्या होगा एज ए क्रेडिटर? मैं आपको बताती हूं, आपके पास कोई अधिकार नहीं होगा कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल करने का, क्योंकि जो एक्ट कंपनी ने एक्सरसाइज किया वो क्या है? नल एंड वॉइड। क्लियर हुई बात? तो अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जल्दी जल्दी बताइए मुझे। यहां पे हमने एक वर्ड यूज किया अल्ट्रा वायर्स। सो ये कैसा फ्रेज है? इट्स अ लेटेंट फ्रेज एक्चुअली, और जब हम लॉ पढ़ेंगे तो उसमें हमारे पास बहुत सारे लेटेंट वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होगा। द रीजन इज वेरी क्लियर, बिकॉज क्या है कि कानून इंग्लैंड से है, तो बहुत सारे हमें यहाँ पे फ्लेवर के रूप में लेटेंट फ्रेज नजर आएंगे। आगे देखिए, अल्ट्रा मीन्स क्या है? जल्दी जल्दी बताओ। बियॉन्ड। वायर्स मीन्स पावर। अब यहाँ पे हमें समझने वाली बात है, पावर 3 जगह दे रखे हैं। नंबर 1 इज कंपनीज एक्ट, नंबर 2 इज एमओए, नंबर 3 इज एओए। फिर से सुनिए, 1 इज कंपनीज एक्ट, सेकेंड 1 इज एमओए, थर्ड 1 इज एओए। जैसे कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूं कि आज के डेट में जो सिनेरियो है तो टोटली चेंज। Nowadays, most of the questions are asking by examiner in a relating sections and connectivity sections. अभी मैं जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी
इसमें आपकी कनेक्टिविटी भी दिखाऊंगी कि कौन कौन से कंपनीज एक्ट के सेक्शन इसमें लिंक करते हैं। एक ही प्रोविजन से मल्टीपल सेक्शंस को कनेक्ट करेंगे तो इसे बोलते हैं परफेक्ट कनेक्टिविटी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि नाउअडेज जो हमारे एग्जाम के क्वेश्चंस हैं उसमें जो क्वेश्चंस का फॉर्मेट रहता है, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक ही टॉपिक से नहीं आते, मल्टीपल टॉपिक्स को मिक्स करके एक बड़ा क्वेश्चन बनाते हैं और उसके फिर सब पार्ट्स रहते हैं A B C D E F और कंप्लीट क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। समझ में आई मेरी बात? तो उसी पैटर्न में हमें तैयार होना है। तो अभी हमने यहां पे समझा द अल्ट्रा वायरस एक्ट आर द एक्ट्स डन बियॉन्ड द लीगल अथॉरिटी ऑफ अ कंपनी। अब इसमें तीन चीजें हो सकती हैं सीधा सीधा। आप ये देखिए यहां पे तीन जो हाईलाइटेड वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं वो तीन क्या है, बताओ जल्दी फटाफट से। वो तीन पावर्स कहां कहां पर डिफाइन होती है? कम ऑन फास्ट रिप्लाई। वो पावर्स कहां कहां पर डिफाइन है? वेरी गुड। नंबर 1 इज कंपनीज एक्ट, नंबर 2 इज MOA, नंबर 3 इज AOA। परफेक्ट। मतलब जो पावर्स दे रखी है वो कहां कहां दे रखी है? कंपनीज एक्ट, MOA, AOA। अब इन पावर के बाहर जाकर अगर आप एक्ट एक्सरसाइज करोगे तो क्या हो जाएगा? नल एंड वॉइड। आगे क्या कहते हैं? सच एक्ट्स आर वॉइड ab initio। नाउ व्हाट आई मीन बाय द वॉइड ab initio? वेरी गुड। मतलब इट्स वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से ही वॉइड है। void from the beginning even cannot be ratified। ये क्या नहीं हो सकते? ratified even unanimously by the shareholder। Now what do you mean by this? unanimously by the shareholders का मतलब क्या है? बड़े ही प्यार से समझिए। सबसे पहले unanimous का मीनिंग समझते हैं। एक मत्ता मतलब अगर सारे शेयर होल्डर्स आके ये बोले कि इस एक्ट को हम क्या कर देते हैं? सही कर देते हैं। रेटिफिकेशन का मतलब होता है आपने जो एक्ट एक्सरसाइज किया वो आपकी पावर के अंदर नहीं था, पावर के बाहर जाके एक्सरसाइज किया तो बाद में उसे क्या करा देंगे? अप्रूव। लेकिन यहां पर रेटिफिकेशन भी पॉसिबल इवन अगर सारे शेयर होल्डर्स मिलके भी इस एक्ट को क्या करें? रेक्टिफाई करें, सही करें, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। क्लियर? ऑल क्लियर? आज के डेट में एक एक लाइन का मतलब पढ़ना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होता है। होता आसान है लेकिन आता बहुत डीप से है। आगे सुनिए। अब हम यहां बताइए तीन चीजें क्या पढ़ने वाले हैं। तीन कैटेगरीज हम यहां पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी अभी हमने कहा पहली कैटेगरी क्या होगी? अल्ट्रा वायरस द कंपनीज एक्ट। ओके, अल्ट्रा वायरस द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट की जब हम बात करेंगे तो मैं आपके साथ ना एक सीरीज चलूंगी और जल्दी जल्दी मुझे बताना कि कितने सेक्शंस जो है वो बेसिक सेक्शन है। तो देखो बिल्कुल ध्यान से सुनना। सेक्शन नंबर 1 हर किसी एक्ट का शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट होता है, ठीक है, जिसके अंदर ये बताया जाता है एक्ट का नाम क्या है, एक्ट लागू कहां पे होता है और इसकी एप्लीकेबिलिटी कहां पर रहेगी, किस दिन से ही पिक्चर में आए। हर एक्ट का सेक्शन 1 यही होता है। जनरली सेक्शन 2 के अंदर होती हैं डेफिनेशंस। क्या होती हैं? डेफिनेशन। कंपनी एक्ट का सेक्शन नंबर 3 कहता है कि कंपनी फॉर्म करने के लिए मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट क्या है। जब भी कभी हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट चेक करनी होती है, जैसे कि पहली मिनिमम मेंबर, दूसरी मिनिमम डायरेक्टर, तीसरी प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, चौथी कंपनी की अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस। 4 बातें बोली मैंने, क्या क्या? पहला बताओ जल्दी से। मिनिमम मेंबर, दूसरा मिनिमम डायरेक्टर, तीसरा इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, चौथा रजिस्टर्ड ऑफिस। ओके, अगर हम मिनिमम मेंबर की बात करें दिया है सेक्शन नंबर 3 में। किस में दिया है? सेक्शन नंबर 3। फिर से बोलिए, क्या बोला मैंने? सेक्शन नंबर 3। क्योंकि आगे चल के ना मैं मेंबर्स नहीं बोलूंगी, रेफरेंस दूंगी सेक्शन 3 का, और जब मैं सेक्शन 3 का रेफरेंस दूं तो आपको पता होना चाहिए, राइट? इसीलिए बेसिक कितना स्ट्रॉन्ग किया जाता है। तो सेक्शन 3 हमेशा अकेला नहीं है क्योंकि मिनिमम मेंबर के साथ कंपनी में किसकी जरूरत पड़ती है? मिनिमम डायरेक्टर, और मिनिमम डायरेक्टर है सेक्शन 149। बोलिए मेरे साथ फिर से, 149। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें, अब यहां पे सेक्शन 3 कवर हो जाता है। कंपनी बनाने के लिए 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, बताइए कौन कौन से? कम ऑन। MOA और AOA। MOA जो दिया है वो 4 में दिया है। कौन सेक्शन में दिया है? 4। कैसे याद करते हैं? चारों ओर दिमाग लगाकर मेमोरी क्या होती है? शार्प होती है। चारों ओर दिमाग लगाकर मेमोरी शार्प होती है, मतलब क्या हो गया? मेमो
रैंडम। क्लियर होगी बात, भूलोगे तो नहीं। और जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे आगे आगे एमओए होगा और पीछे पीछे सेक्शन नंबर 5। क्लियर होगी बात। तो अब जल्दी जल्दी रिप्लाई करना, मैं जो पूछूं। सेक्शन 1 में, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट। क्या है सेक्शन 6 के अंदर? ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट। अब मैं आपको बैक लेके जाऊंगी और देखती हैं आप कितने जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब आपका माइंड कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करता है। सेक्शन 6 बताइए क्या है? ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट। 5 बताइए। 4, 3, 2, 1। 5 हो गए ना, 6 तक हम पहुंच गए। 7, सातों को 7, सातों। अब देखिए 7 के कई सारे तरीके हैं। 7 के अंदर क्या है, कोई बच्चा बता सकता है पीछे? वेरी गुड। सेक्शन 7 में प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अच्छा बताइए कंपनी का बर्थ कैसे होता है? तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी? कोई नेचुरल पर्सन आए, कोई नेचुरल पर्सन, कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। ओके, तो इट मींस अब ये देखिए 7 फेरों से बंधा ये, पूरा तो कर दिया करो फिर से। 7 फेरों से बंधा ये, तेज बोलिए ना। अब किसी और के साथ बंधन मत बांध लेना, बराबर तेरे साथ ना गलत हो जाएगा। सुनिए, ध्यान दीजिए, फिर से सुनिए। 7 फेरों से बंधा ये, मतलब बच्चे मनी मन मुस्कुरा के बोल रहे हैं। अरे तुम्हारा थोड़ी सेक्शन लर्निंग टेक्निक है। ऐसे ही एक बच्चा एक दिन क्लास में, अपना लाइव क्लास में पढ़ रहा था, वो ऐसे ही बैठे बैठे बोल रहा था 7 फेरों से बंधाए जन्मों का बंधन। अब उसकी मम्मी आ गई, कह रहे मैं तेरा बंधन मानती हूँ, वैसे तो ड्रामे कर रहा है, क्लास ले रही, क्लास नहीं ले रहा। तो ये तरीका है। चलिए खैर, सेक्शन 7 इज अ प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और एक चीज और सुनिए, सेक्शन 7 सब सेक्शन 7। फिर से सुनो मैं क्या बोल रही हूं। सेक्शन 7, तेज बोलो, सेक्शन 7, इसके अंदर क्या है जरा सुनिए। अगर कभी भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन या झूठी इंफॉर्मेशन भेजकर कंपनी बनाने की कोशिश करी तो ट्राइब्यूनल के पास है पावर कि आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड कर सकते हैं। समझ में आई मैंने क्या बोला? सेक्शन 7, एक बार और बोल दो। सेक्शन 7 क्या लिखा है उसके अंदर? अगर रॉन्ग इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी तो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है। तो इसको हम ऐसे याद करते हैं, 7 सातों को 7 मारूंगा और एक 7 मारूंगा। कैसे? 7 7। और ये पावर किसके पास है? जल्दी बताओ, पावर किसके पास है? ट्राइब्यूनल के पास। लेकिन पावर में होता क्या है? लायबिलिटी क्या कर सकते हैं? अनलिमिटेड। सेक्शन 7 हो गया। सेक्शन 8 कैसे याद करोगे? सेक्शन 8 बोले तो स्वर्ग का गेट। सेक्शन 8 बोले तो स्वर्ग का गेट। इट मींस यहां पे क्या होता है कि एनपीओ और एनजीओ, आप अच्छे काम करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सीधा स्वर्ग मिलेगा। ठीक है, नहीं तो कढ़ाई में पकाए जाओगे, सुना होगा आपने। आगे चलते हैं। सेक्शन 9 और 10 लगभग एक जैसे है। 9 के अंदर क्या है? इफेक्ट ऑफ, और सेक्शन 10 के अंदर इफेक्ट ऑफ एमओए एंड एओए। उसी के साथ साथ आज की डेट में 10A भी है और 11 अब इस दुनिया में नहीं रहा। सेक्शन 12 में है कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस। क्या बोला मैंने? फिर से बताइए, कंपनी की क्या? रजिस्टर्ड ऑफिस। फिर से बताइए क्या? कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस। क्लियर? या ऑल क्लियर? अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सुनिए जरा, मैं आपको पीछे से बैक करके लेके जाऊंगी और आपको जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करना है। सेक्शन 12 में क्या है? कंपनी। सेक्शन 11 अब इस दुनिया में। सेक्शन 10 एक कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है। सेक्शन 10 इफेक्ट ऑफ एमओए एंड सेक्शन नंबर 9 इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, है ना, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन बोल सकते हैं। सेक्शन 8, सेक्शन 7 प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सेक्शन 6 ओवरराइडिंग इफेक्ट, 5 4 3 2 एंड 1। अब तेज से विद इन सेकेंड आपको सारे 12 सेक्शन टिप्स पे होना चाहिए। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 4 5 6 7 8 9 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, 10 इफेक्ट ऑफ एमओए एंड एओए, 10A commencement of 11
11 है ही नहीं, और 12 कंपनी हैविंग इट्स ओन, और 149 मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। अब बताइए कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए कौन कौन से सेक्शन है? नंबर 1 सेक्शन 3, नंबर 2 सेक्शन 4, नंबर 3 सेक्शन 5, नंबर 4 सेक्शन 7, देन सेक्शन नंबर 149, और इन सबको ध्यान रखने के लिए सेक्शन नंबर 6। क्लियर होगी बात? सेक्शन 6 ने कहा कि मुझे कुछ कहना है, हमने कहा कह दो ना। कहता है ओवरराइडिंग इफेक्ट है किसके ऊपर? कंपनीज एक्ट। फिर से सुनिए क्या है? ओवरराइडिंग इफेक्ट है कंपनीज एक्ट का एमओए के ऊपर, एओए के ऊपर, एग्रीमेंट, रिजोल्यूशन। मतलब आप व्हेनेवर यू प्रिपेयरिंग अ एमओए और अ एओए और अ एग्रीमेंट और अ रिजोल्यूशन, जो बात कंपनीज एक्ट के अंदर लिखी है आप उसके ऊपर जाके कुछ नहीं लिख सकते। आपने अगर ऐसा किया तो वो नल एंड वॉइड है। सेक्शन 6 समझ में आ गया? मतलब कंपनीज एक्ट के अंदर पावर किसके अंदर है? सेक्शन नंबर 6। और उन्होंने क्या कहा कि आप कोई भी काम कंपनीज एक्ट के बाहर जाकर नहीं कर सकते। ओके, अच्छा हम कह सकते हैं सबसे बड़ा क्या है? कंपनीज एक्ट। उसके अंदर क्या है फिर? एमओए, और फिर उसके अंदर क्या है? एओए। इट मींस जब हम एमओए प्रिपेयर करेंगे तो कौन से सेक्शन को कंसिडर करेंगे? सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 प्रिपेयर करते हुए कि किस चीज का ध्यान रखना है, तो ध्यान किसका रखना है? सेक्शन नंबर 6। यहां तक क्लियर होगी? आगे आपको बहुत आसान लगेगा। अब देखिए क्या कहते हैं सेक्शन 6 ऑफ कंपनीज एक्ट, इफ एनी प्रोविजन इन अ एमओए, एओए, एग्रीमेंट, और अगर क्या रहा इनकंसिस्टेंट किसके साथ? द प्रोविजन ऑफ एक्ट विल प्रिवेल। तो एक्ट क्या हो जाएगा? प्रिवेल हो जाएगा। क्लियर या ऑल क्लियर? आगे देखिए, आगे कहते हैं की रूल। कंपनीज पावर, कंपनी की पावर के ऊपर क्या लगा दिया? कंपनीज पावर्स आर लिमिटेड, व्हाट इज ग्रांटेड बाय लॉ, एनी एक्शन बियॉन्ड दैट इज अनऑथराइज एंड क्या माना जाएगा? वॉइड। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि अपॉइंटिंग और रिमूविंग डायरेक्टर विदाउट स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। मान के चलिए आप किसी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करते हो, और डायरेक्टर जो अपॉइंट होते हैं एज पर लॉ होते हैं, और आपने लॉ का पालन किए बिना ही डायरेक्टर को क्या कर लिया? अपॉइंट। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। कंपनी एक्ट का सेक्शन नंबर 165 कहता है कि एक व्यक्ति मैक्सिमम 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है। वो ऑलरेडी 20 कंपनी में डायरेक्टर है और आपने भी उसे अपॉइंट कर लिया। बताओ क्या कंपनी एक्ट का उल्लंघन है या नहीं है? बताए ना? यस। तो इट मींस वो क्या हो जाएगा? अपॉइंटमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड। दूसरा एग्जांपल सुनो, कंपनी एक्ट कहता है कि अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो आपके पास एक नंबर होना चाहिए। उस नंबर, मैं एग्जांपल दे रही हूं, आगे चल के आप सब पढ़ोगे। उस नंबर को बोलते हैं डिन नंबर। क्या बोला मैंने? डिन नंबर, मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। और उस डायरेक्टर के पास डिन ही नहीं है, आप उसे अपॉइंट कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? नल एंड वॉइड। अब एक और बात सुनो, सेक्शन 164 के अंदर कंपनी में जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन दे रखी है। एक्चुअली डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन तो कुछ भी नहीं है, 10th 12th BA कुछ भी हो, बट डिस्क्वालिफिकेशन है। जैसे कि कंपनी एक चाहता है कि ये लोगों के पैसे को क्या देगा? डायरेक्शन। तो ये बताइए, ये ईमानदार आदमी होना चाहिए, बेईमान? ये फ्रॉडी होना चाहिए, नॉर्मल पर्सन? इट मींस ये कपटी होना चाहिए, नॉर्मल पर्सन? व्हाट डू मीन बाय कपटी? फ्रॉड को ही कपटी बोलते हैं। ओके, अच्छा इसने 2-4 लोगों को टपका रखा है, ऐसे व्यक्ति को डायरेक्टर बनाओगे क्या? नहीं बनाएंगे। एक ऐसा है जो 7 साल सजा काट के, ऐसे को डायरेक्टर बनाओगे? नहीं। दूसरों के पैसे लेके भाग गया, कंपनी में शेयर्स लिए, उसके एप्लीकेशन मनी पे करने के बाद अलॉटमेंट दिया ही नहीं, फर्स्ट कॉल नहीं पे किया, ऐसे व्यक्ति को डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर बनाने के लिए एक अच्छी पर्सनालिटी, एक क्लीन इमेज का पर्सन होना चाहिए। अब मान के चलिए कोई व्यक्ति, उसे 7 साल की या 3 साल की सजा हुई, आपने उसे डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया, इट मींस आपने किसको ओवरराइड किया? कंपनीज एक्ट को। आपको जो रखा जाएगा कंपनी में वो इसीलिए रखा जाएगा। आपके पास आएगा कि हमें मिस्टर ए को डायरेक्टर अपॉइंट करना है, आप बोलोगे ऐसे नहीं कर सकते हम, फर्स्ट आई विल चेक द क्राइटेरिया, आइदर ही इज एलिजिबल और नॉट। अब वो बोल रहे हैं मैं सही नहीं दिख रहा तुम्हें, हाथ हैं 2, पैर हैं, आंखें हैं, दिमाग है, यार कर लो ना अपॉइंट। कि नहीं कर सकते, क्यों? रीजन क्या है क्यों अपॉइंट नहीं कर सकते? इसके पीछे रीजन एकदम साफ है, इसलिए अपॉइंट नहीं कर सकते क्योंकि हमें पहले क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा, विच इज टू बी मेंशन अंडर द कंपनीज एक्ट। अब समझ में आई बात? आगे देखिए, ये एग्जाम्पल दे रखे, कैन नॉट बी वैलिडेटेड बाय शेयर होल्डर रिजोल्यूशन एंड कंसिडर्ड एज नल एंड वॉइड। आपने अगर कोई भी एक्ट एक्सरसाइज किया, किसको ओवरराइड करते हुए? कंपनीज एक्ट, तो वो क्या हो जाएगा? नल एंड वॉइड।
क्या उसे शेयर होल्डर्स रैटिफाई कर सकते हैं? आंसर इज नो। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द MOA। अगर अल्ट्रा वायर्स है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। नाउ MOA का सेक्शन बताओ जल्दी, फटाफट से बताना है। सेक्शन नंबर 4। ओके, अब इन्होंने कहा MOA जो होता है वो कंपनी के फाउंडेशन और स्कोप को डिफाइन करता है, क्योंकि MOA के अंदर जो कंटेंट्स होते हैं वो बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से आपका बेसिक स्ट्रांग होगा, आप धीरे धीरे यहीं से आगे बढ़ोगे। आप ये बताइए MOA के अंदर कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, क्या क्या लिखा जाता है। मैं बताती हूं आपको, एक स्टोरी सुनना ध्यान से, स्टोरी ध्यान से सुनना। तू नाम वाम की चिंता मत कर, बोलिए मेरे साथ। उस जगह पहुंच, तेरा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। अगर तेरे ऊपर कोई मुसीबत आई तो मेरे पास पूंजी की कोई कमी नहीं है। अकेला रहा तो मैं तेरे साथ रहूंगा। ठीक है, अब मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप। नाम वाम की चिंता मत कर, पहला क्लॉज नेम क्लॉज। तेरा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्लॉज। उस जगह पहुंच, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। अच्छा देखिए, अब यहां पे रुकिए एक सेकंड के लिए। क्या सेक्शन 4 को लिंक कर सकते हैं सेक्शन 12 के साथ? सोच के रिप्लाई करना। आइदर द सेक्शन 4 लिंक विद सेक्शन 12, क्योंकि सेक्शन 12 क्या कहता है कि कंपनी मस्ट हैव इट्स ओन रजिस्टर्ड ऑफिस। ओके, और इसका लिंकिंग कहां पे आ रहा है? सेक्शन 4 में। ऐसे कनेक्ट करना है। तो नाम वाम की चिंता मत कर, बोले तो नेम क्लॉज। तेरा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, बोले तो ऑब्जेक्ट क्लॉज। उस जगह पहुंच, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। मुसीबत, लाइबिलिटी क्लॉज। पूंजी, अकेला रहा तो, अकेला की कौन सी कंपनी में होता है? OPC। कौन सी ऐसी कंपनी है जिसमें एक ही मेंबर होता है? OPC। तो नॉमिनेशन क्लॉज सिर्फ कौन सी कंपनी में होगा? OPC। ओके, तो दीज आर द कंटेंट्स। अच्छा, अब एक बात सुनिए, मान के चलिए आप कंपनी के साथ क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, और आपका इंटरेस्ट है कंपनी के शेयर्स परचेज करने का। आपने कंपनी को अप्लाई किया, आपने बोला जी हम आपकी कंपनी के शेयर लेना चाहते हैं। मैं आपसे बड़ा सिंपल पूछना चाहती हूं, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर? हिस्सा, करेक्ट। मतलब अब आप उनको पैसा देके कंपनी में हिस्सेदारी ले रहे हो, जो भी बिजनेस चल रहा है उसमें हिस्सेदारी पे कर रहे हो, और बोल रहे हो कंपनी की हाँ कि जा तू जी ले अपनी जिंदगी। सारे खर्चे काटने के बाद अगर कोई प्रॉफिट बचा तो मुझे देना, और नहीं बचा तो मत देना। ये बात कौन बोलते हैं? कंपनी के शेयर होल्डर्स। ओके, अब ये बताइए, आपने कंपनी में पैसा लगाया क्योंकि कंपनी के ऑब्जेक्ट के अंदर लिखा हुआ था कि कंपनीज डील इन एजुकेशन सेक्टर। कंपनी किस में डील करती है? एजुकेशन सेक्टर। अब सपोज करिए कंपनी एजुकेशन सेक्टर में डील करती है। आपने सोचा भाई हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा चाहता है क्या करना? पढ़ना। आपने सोचा इसका स्कोप तो भाई जिंदगी भर रहेगा, कभी भी इसके स्कोप में कोई कमी। आपने उसमें हिस्सेदारी ले ली 5 लाख की, लेकिन आपने बात कहां पर पढ़ी, कौन से डॉक्यूमेंट में पढ़ा कि कंपनी काम क्या करती है? दैट इज टू बी क्लियरली डिफाइंड इन मेमोरेंडम ऑफ। आपने उसको पढ़ा और कंपनी को पेमेंट कर दिया। अब एक और बात सुनिए, यहां पे एडवांस लेवल पे लिंक करती हूं। जब कंपनी इनवाइट करती है पब्लिक को तो MOA की कॉपी भी देती है। समझो मैं क्या कहना चाह रही हूं? जरा सुनो, आपको मैं ध्यान दिलवाती हूं। अभी हमारी क्लास में ऐसे कई सारे बच्चे होंगे जो किसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे और वहां से प्रोस्पेक्टस मिलता है ना? प्रोस्पेक्टस मिलता है ना, और उस एक बुकलेट मिलती है। मैं साधारण तरीके से बता देती हूँ, एक बुकलेट मिलती है और उस बुकलेट के अंदर फॉर्म रहता है। ठीक है, अब उस बुकलेट के अंदर जो फॉर्म है वो फॉर्म आप फिल करोगे और बुकलेट आपके पास रह जाते हैं। व्हाट इज टू बी मेंशन इन दैट पर्टिकुलर बुकलेट? क्या कॉलेज क्या है, क्या था, क्या होना चाहता है। इट मीन्स उसके अंदर 3 बातें होती हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप शेयर्स अप्लाई करते हो तो आपको भी ऐसी डॉक्यूमेंट्स मिलता है। वो डॉक्यूमेंट क्या होती है? समरी होती है MOA की। तो इसका मतलब उसके अंदर ऑब्जेक्ट डिफाइन होता है, यस और नो। आपने उसको पढ़ा। एक और चीज ध्यान दीजिए, जब भी कभी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो उसमें लिखा जाता है रीड केयरफुली द डॉक्यूमेंट्स अटैच विद, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बच्चा बच्चा जानता है इस बात को। आप मुझे बताइए, ये जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, रीड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली ना, कौन से डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं? वो इन्हीं सब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं जो मैं आपको बता रही हूं। देखिए, एक चीज हमारे अंदर होना बेहद जरूरी है, दैट इज टू बी कॉन्फिडेंस की कुछ बड़ा करना है। आपके अंदर अगर वो जिगरा है ना, वो कॉन्फिडेंस है, मैं कहती हूं बच्चा
बाहर निकल के आता है, सच में बनते हो। आपको सोचना है बस कि मुझे कुछ अच्छा करना है, कि अगर मैं ये कोर्स कर रहा हूं या कर रही हूं तो मुझे अपनी लाइफ में सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी तक सीमित नहीं रहना। आई एम नॉट ओनली द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ कंपनी, बट आई ऑल्सो कैपेबल टू बिकम अ सीईओ एंड सीएफओ। और ये सब होता है, कैसे होता है? आज आप सीएस कर रहे हो, अच्छी कमांड है लीगल पर, आपने एलएलबी कर ली, आप सीएस अपॉइंट हो गए, आप जॉब कर रहे हो, आपने साथ में एमबीए फाइनेंस कर लिया। हमारे इंस्टीट्यूट का आईसीएसए लंदन अब्रॉड कंट्रीज के साथ टाई अप है, आपने कोई बड़ा कोर्स कर लिया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोर्स हमारी इंस्टीट्यूट कराती है, जो सीएस बनने के बाद आपने वो कर लिया। आपने आईओडी का कोर्स कर लिया, इंस्टीट्यूशन ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि हमें सीएस करने के बाद स्टेबिलिटी चाहिए, वो आपकी लाइफ में आती है, बट वो कभी भी ये नहीं रोकती कि आपको आगे ग्रो नहीं करना। आप उससे बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो। बस मैं अपने बच्चों को यही समझाती हूँ कि टाइम रहते सीएस क्वालिफाई करिए, क्योंकि अगर सीएस में आपने ज्यादा टाइम दे दिया ना तो आगे फिर आपको दिक्कत होती है, क्योंकि एक टाइम होता है हर चीज का। सपोज यू क्वालिफाई दिए अप टू 24 तक, मैं बोलती हूँ मैक्स टू मैक्स। अगर कोई ग्रेजुएशन के बाद भी है तो 24 तक खत्म हो जाना चाहिए लास्ट। अगर ग्रेजुएशन के बाद भी आप ज्वाइन कर रहे हो, मतलब 2.5 ईयर से ज्यादा नहीं लगना चाहिए सीएस को। उसके लिए चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, ऐसी कोई चीज नहीं दुनिया में जो मिलती नहीं है। मेहनत के आगे सब घुटने टेक देते हैं। उसको करने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना वो बहुत अच्छा होगा। अब आप सीएस की जॉब करोगे, ट्रेनिंग करोगे, साथ साथ कोई भी अच्छा कोर्स कर सकते हो और अपने आप को ग्रो कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। तो इन द एज ऑफ 35 और 40 आप प्रमोट होके सीएफओ, सीईओ, सीएमडी, बहुत अच्छी पोजीशंस हैं, वहां तक आप इजीली पहुंच सकते हो। लेकिन अगर आप 30-35 तक सेटल ही नहीं हो पा रहे तो दिक्कत आती है, फिर आदमी बड़ा नहीं सोचता है। हमारा ग्रो करने का एक समय होता है आफ्टर 30 एंड अप टू 40। 30 से 40 के बीच में ये टाइम ऐसा होता है जिसमें हम हाईली ग्रोइंग पोजीशन में जाते हैं। 40 के बाद हमारी मैच्योरिटी नीचे आते हैं। 20 to 30 के बीच में आपके अंदर जोश ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी कम होती है। 30 तक सब कुछ सेटल डाउन हो जाता है, 30 इयर्स की एज तक सब कुछ सेटल डाउन आ जाए, क्योंकि आपकी लाइफ में 2 से 3 साल ऐसे आएंगे जिसमें आप थोड़ा सा कम ग्रो करोगे। एंड वो होता है जब छोटे बच्चे रहते हैं, लेकिन जैसे वो टाइम निकलता है तो जंप कर जाते हैं। जो स्मार्ट लोग होते हैं वो जंप कर जाते हैं। 30 to 40 इयर्स आप पीक पर जाओगे। 40 इयर्स के बाद पैसा अपने आप आएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 50 इयर्स के बाद आप रिटायरमेंट ले सकते हो। कोई कोई तो 40-45 में ही ले लेता है कि इतना सब कुछ कर लेते हैं कि यार अब क्या करना है। कि जब आप 20 से 30 तक थे, लोग मसूरी घूमते थे, देहरादून घूमते थे, मनाली घूमते थे, आप सिर्फ क्लास में थे। 30 to 40 इयर्स तक भी सब लोग, पैसा है 30 to 40 इयर्स की एज में, बट घूम नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि ऊंचा जाना है। 40 to 50 तक इतना सब कुछ कमा लिया कि अब मुझे मेरे बच्चों को और बच्चों के बच्चों को कुछ करने की जरूरत नहीं। 50 में रिटायरमेंट। अब क्या करोगे? अब आपकी इतनी औकात हो जाएगी, हर रोज आप अगर ट्रिप करना चाहो पूरी जिंदगी मौज से काट सकते हो। मैं इसी कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हो कि जब जो टाइम मिले ना उसमें पूरे एफर्ट्स लगाओ। दोनों चीजें नहीं करनी, घूमने अभी है। और कोई ये बोले कि यार मैम हमारी तो उम्र निकल जाएगी, मैम जवानी निकल जाएगी। भाई जवानी पैसे से आते हैं। आपके पास पैसा है, आपके अंदर जुनून है, तो आप जिस एज में चाहो उसमें एंजॉय कर सकते हो। 52 टिल नाउ जब तक जियोगे, कंट्री घूमिए भाई साहब, इंडिया घूमिए, कहीं घूमिए, घर रुकिए मत, क्योंकि अब आपके ऑब्लिगेशन पूरे और पैसे की कोई टेंशन नहीं है। तो इट मींस इस तरीके से हमें अपने आप को लेके चलना चाहिए। अब यहां पे हमने एमओए बताया, मैंने जल्दी बताओ कौन सा सेक्शन? सेक्शन नंबर 4, कंटेंट क्लियर हो गए। अब इन्होंने कहा सेक्शन 4(1)(c), व्हाट इज द पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बाउंड्रीज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, रिलेशनशिप विद आउटसाइड वर्ल्ड। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप इसके बाहर जाओगे बियॉन्ड दी क्या, तो क्या माना जाएगा? अल्ट्रा वाइस एमओए। एंड ये क्या हो जाएगा? वॉइड एंड अनएनफोर्सेबल, कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन विद द शेयर होल्डर्स कंसेंट। What is not stated in MOA as an object or power is prohibited। दो चीजें हमारी क्लियर हो गई यहाँ पे। क्या क्या? पहला कंपनीज एक्ट, दूसरा MOA, तीसरा बताइए क्या है? AOA। अब सुनना जरा ध्यान से। AOA के अंदर कंपनी को इंटरनली रेगुलेट करने के प्रोविजंस होते हैं। सेक्शन बताओ कौन सा है? जल्दी जल्दी बताओ। 5। सेक्शन नंबर 5 में 5(1)(c) कहता है
act within MOA but beyond AOA. The provision is still ultra vires the article and such act can be ratified if AOA is altered through SR. अब यहां पे कहानी कुछ बदल जाती है और कहानी कुछ पलट जाती है। ये कहते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूं और आप उससे जरा समझना और अदरवाइज मत लेना। ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सुनिए जरा, ध्यान दीजिए। एक घर बना देती हूं आपके लिए जिससे मुझे समझाना है। चलिए जी, एक घर बनाते हैं और घर के अंदर कुछ रूम भी बनाएंगे। एक घर और उसके अंदर कुछ रूम। सपोज करिए हमने कहा ये घर है जी, आई एम नॉट आर्किटेक्ट, मैं जस्ट एक डिजाइन बना रही हूं, ठीक है। अब इसके अंदर कितने रूम बनाने, जल्दी जल्दी बोलो ना फटाफट। 1 2 3, बस इतना ही बहुत है, काफी है, इससे ज्यादा क्या करना। अब सुनिए सुनिए, ध्यान दीजिए। दिस इज अ बेडरूम एक्चुअली, दिस इज अ ड्राइंग रूम, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पे दो लोग हैं, वन इज अ चिंटू एंड सेकेंड वन इज अ चिंटी। बोथ आर द हस्बैंड एंड वाइफ। दोनों के बीच में हो गई लड़ाई। लड़ाई होने के बाद चिंटी ने चिंटू को धमकी दी कि मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। लेकिन चिंटू ने क्या बोला, जरा उनकी सुनना, कि तुम चली जाना, मैं दूसरी ले आऊंगा। भाई इसको सुन के चिंटी का हो गया दिमाग खराब। अब तो उसने बैग निकाला, कपड़े पैक करे और पैक करके निकल पड़ी। लेकिन यहां पर बैठे हैं बड़े लोग, बड़े लोग मतलब हाइट में नहीं, एज में बड़े। अब वो यहां पे पहुंचे। चिंटी ने बोला मम्मी बाय, पापा बाय, हमेशा हमेशा के लिए। अब यहां पे शॉक लगा, यार ऐसा क्या हो गया। अब यहां पे कोशिश की जा रही है, क्या कोशिश की जा रही है जरा सुनिए। यहां कोशिश की जा रही है कि इन बड़े लोगों की, कि इसको यहीं रोका जाए। और उन्होंने पूरी कोशिश करी, लेकिन कोशिश करने के बाद भी इन्होंने कदम बाहर निकाल दिया। बाहर ये देखो, ये यहां पे जब पैर रखा जाता है तो फ्लैश होता है ना कैमरा, बार बार, तो कैमरा बार बार फ्लैश हो रहा है। कैमरा बार बार फ्लैश होने के बाद भी लड़की जो है चली 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 अनारकली, कहां चली, डिस्को। यहां महिलाएं हैं, ये देख रही हैं, ये महिलाएं आजा 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 आजा, इट मीन्स ये अड़ोस पड़ोस की महिलाएं ये देख रही हैं, आ गई इनकी बहू बाहर, आ रही है आ रही है। अब देखिए वो चली गई, अब घर के बाहर निकल चुकी है। आप ये बताइए क्या अब इसका वापस आने का कोई चांस है? बहुत रेयर चांसेस है, क्योंकि इन्होंने मर्यादा का क्या कर दिया है, उल्लंघन। अब आप सोचोगे मैं कौन सी सदी में जी रही हूं, मैं एग्जाम्पल दे रही हूं, जस्ट सुनिए जरा, ध्यान दीजिए। इन्होंने एक कदम बाहर निकाल दिया और अब ये घर छोड़कर जा चुकी है, घर आने के चांसेस नहीं है, ठीक है। लेकिन ये आप देख रहे हो, दिस इज अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड बेडरूम इज अ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। रूम से बाहर निकलकर लेकिन घर के अंदर है, तो क्या बात समझ सकते हैं? घर के बाहर नहीं गई है, घर के अंदर ही है, तो चीजें सेटल हो सकती है। लेकिन अगर घर के बाहर चली गई तो चीजें सेटल नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसी इन्होंने कहा कि देखिए ये हम बात कर रहे हैं, दिस वन इज अ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आपका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दिस वन इज अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बाहर जाके आपने कोई एक्ट एक्सरसाइज किया बट विद इन द पावर ऑफ क्या है, एमओए, तो बताइए क्या ये रेटिफाई हो सकता है? रिप्लाई करके बताइए क्या ये रेटिफाई हो सकता है? आंसर इज यस। लेकिन एमओए के बाहर जाके कोई एक्ट एक्सरसाइज किया तो वो भाई और बहनों रेटिफाई नहीं हो सकता। क्लियर, ऑल क्लियर? तो देखिए यहां पे इन्होंने कहा कि भैया रेटिफाई तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन। देखिए जरा अब यहां पे स्क्रीन पे, आपको उसके लिए क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूं, आप जरा आंसर देना। क्या कंपनी एक्ट के बाहर जाकर कोई एक्ट एक्सरसाइज किया रेटिफाई हो सकता है? एमओए के बाहर जाकर एक्ट एक्सरसाइज किया? नो। एओए के बाहर जाकर एक्ट रेटिफाई किससे? एसआर पास करके ऑल्टर कर सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया? कम टू द नेक्स्ट, दीज आर द केस लॉस एक्चुअली। देखिए राजेंद्र नाथ दत्ता वर्सेस शैलेंद्र नाथ मुखर्जी एक्ट अल्ट्रा। मैंने यहाँ पे ये जो आपके केस लॉज है ना, आप अपनी बुक में देखोगे तो बड़ा डिटेल में, इंस्टीट्यूट की बुक जो होती है बहुत भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक एक वर्ड क्लियर है, छोटा छोटा लिखा है, बस
क्लियरिटी के साथ, एक्ट अल्ट्रावाइज द डायरेक्टर्स मे बी रेटिफाइड बाय द कंपनी। अब सुनो, मान के चलिए डायरेक्टर के पास बोरोविंग कर, डायरेक्टर को जो पावर दी जाती है वो कैसे दी जाती है? नहीं, डायरेक्टर को हम एक और तरीके से पावर दे सकते हैं। वो पावर हम दे सकते हैं बेसिकली कि हम जो है बोर्ड रिजोल्यूशन से ऑथराइज कर सकते हैं या आर्टिकल्स में लिख सकते हैं, ये भी तरीका है। लेकिन अगर डायरेक्टर की पावर थी 2 लाख की बोरोविंग की या 20 लाख की बोरोविंग की, कंपनी की बात करते हैं बड़े लेवल पे, 20 लाख की बोरोविंग डायरेक्टर्स के पास पावर थी, लेकिन डायरेक्टर ने जो बोरोविंग करी वो 30 लाख की करी, बताओ क्या अपनी पावर के बाहर जाके करी है? आंसर इज यस। तो ऐसी स्थिति में उसको रेटिफाई किया जा सकता है। डायरेक्टर की पावर के बाहर है लेकिन कंपनी के पावर के अंदर है। तो देखिए, एक्ट अल्ट्रावायरस एओए में बी रेटिफाइड हाउ? बाय ऑल्टरिंग एक्ट अल्ट्रावायरस एमओए और एक्ट कैन नॉट बी रेटिफाइड। अब 3 बातें समझो, मेरे साथ साथ बोला, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आप उसके आंसर देना। ओके, आर यू रेडी? हाँ, जल्दी बताइए, एक्ट अल्ट्रावायरस एमओए रेटिफाइड और नॉट? कंपनीज एक्ट, डायरेक्टर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ओके, क्या कंपनी एक्ट के बाहर जाकर कोई भी एक्ट रेटिफाई हो सकता है? एमओए के, एओए के, डायरेक्टर के? सोच समझ के बोल रहे हैं अभी, धीरे धीरे। ओके, अब फिर से मैं रिवाइंड करा रही हूं। 3 तरीके से बताइए पावर क्या क्या ध्यान रखनी पड़ती है अल्ट्रावायरस के केस में। नंबर 1, आवाज आनी चाहिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, एओए। एओए रेटिफाई हो सकता है, एमओए का एक्ट रेटिफाई हो सकता है, कंपनी एक्ट का एक्ट रेटिफाई हो सकता है। एमओए का सेक्शन बताइए, एओए का सेक्शन बताइए, कंपनी एक्ट का सेक्शन बताइए। 6 उड़ाई ना बहस, मुझे पता था कोई ना कोई जरूर उड़ाएगा। फिर से सुनिए, ध्यान दीजिए, मैं आपसे सीधा सीधा पूछूंगी। आप बताइए सेक्शन 12 के अंदर क्या है और सेक्शन 10 में? 10, हाँ, 10A में कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। उड़ा दिया आपने बहस। चलिए सेक्शन 7 बताइए जल्दी से। सेक्शन 3, 7, 6, 1, 11। चलिए अब तुम्हें याद हो गया। एक बहुत फेमस केस है, दैट इज द एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी रिची। फैक्ट क्या है? कंपनी ऑब्जेक्ट वाज टू मेक एंड सेल रेलवे इक्विपमेंट्स। कंपनी के ऑब्जेक्ट में लिखा है कि ये बहुत फेमस केस है, एग्जाम में जरूर आता है। कंपनी के ऑब्जेक्ट के अंदर लिखा है वाज टू मेक एंड सेल रेलवे इक्विपमेंट्स। क्या बताया मैंने? रेलवे इक्विपमेंट्स। इट कॉन्ट्रैक्टेड टू फाइनेंस अ रेलवे इन बेल्जियम। इन्होंने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जो बेल्जियम में जो पूरी रेलवे लाइन डलेगी उसको हम फाइनेंस करेंगे। आगे सुनो, कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा एंड क्या हो जाएगा? इवन यूनानिमस शेयर होल्डर अप्रूवल कैन नॉट बी वैलिडेटेड। वो भी उसे क्या नहीं कर सकते? वैलिडेट नहीं कर सकते, क्योंकि एमओई के बाहर जाकर आपने एक्ट एक्सरसाइज किया। उसके ऑब्जेक्ट में लिखा था कि सिर्फ वो इक्विपमेंट्स का काम कर सकते, लेकिन उन्होंने पूरी रेलवे लाइन की बात कर ली, तो ये क्या हो जाएगा? अल्ट्रा वायरस। ओके, आगे चलते हैं। ऐसे कई सारे केस मैंने दे रखे हैं इसमें। अब देखिए कनेक्टिविटी प्रोविजंस लास्ट में। बताइए कौन कौन से सेक्शन हमने यहां पे देखा। सबसे पहले हमारे सामने पिक्चर में आया, दैट इज द सेक्शन नंबर 6, कंपनीज एक्ट ओवरराइड। क्या? एमओए, एओए एंड अल्ट्रावायरस कॉन्ट्रावेनिंग एनी पार्ट ऑफ द एक्ट क्या माना जाएगा? वॉइड। सेक्शन 41C डिफाइन क्या करेगा? ऑब्जेक्ट क्लोज इन एमओए, गोइंग बियॉन्ड दिस इज अल्ट्रावायरस एमओए। सेक्शन 51 गवर्न क्या करता है? एओए। कैन बी रेटिफाइड एक्ट बियॉन्ड दी एओए। 181 अभी हमने पढ़ा नहीं है। 181 आपको बहुत बाद में जाकर आएगा जब हम पार्ट बी पढ़ेंगे, तो उसमें चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन का है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ लिंक कर देती हूँ ताकि थोड़ा अच्छा आपको लगे। लिंक अप करके चीजें अच्छी क्लियर होती है। अभी नहीं आएगा, आगे चल के आएगा, लेकिन फिर भी आप सुनना जरा ध्यान से। आगे चल के आएगा लेकिन फिर भी आप ध्यान से सुनना। इसमें क्या है कि पावर्स दे रखे हैं कि आप कितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हो चैरिटेबल ट्रस्ट को। तो बेसिकली ये 5% की पावर तो कंपनी के डायरेक्टर्स के पास होती है, उससे बाहर जाना है तो अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो इट मींस कंट्रोल्स चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन मस्ट बी विद इन 5% नेट प्रॉफिट एंड ऑब्जेक्ट लॉस। तो ये सेक्शन थोड़ा सा लास्ट का सेक्शन है, बट मैंने फिर भी लिंकिंग डाल दिया है। तो बताइए कौन कौन से सेक्शन हो गए? सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 5।
4 और 5 में तो एमओए और एओए, सेक्शन 6 में कंपनीज एक्ट है। यहां तक बताइए कोई दिक्कत हो तो। अब हमने जो भी टॉपिक पढ़ा, एंटायर टॉपिक को क्रक्स समरी से रिवाइज करते हैं। इस तरीके से बुक्स हमने प्रिपेयर करी है, नो नीड टू राइट डाउन अ सिंगल वर्ड, बस एक काम करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस। लिखने का काम खत्म, लिखना है तरीके से। लिखना क्या है? क्वेश्चंस। अगर आपने अपने कोर्स के दौरान जितने भी एग्जाम के क्वेश्चंस है वो सब लिख दिए तो ये मान लेना कि बेड़ा पार है, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी। प्रैक्टिस करने से दो फायदे, एक तो आपकी राइटिंग स्किल बढ़ेगी, दूसरा आपकी स्पीड बढ़ेगी, तीसरा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और चौथा एग्जाम टाइम के लिए एग्जाम के क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे, अपने हाथ से लिखे हुए क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? चलिए जी, अभी तक जैसा कि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे बैच ज्वाइन कर लिया, अब बैच ज्वाइन कर लिया तो इनिशियल बैच में जो स्टार्टिंग बैच होता है उसमें वो थोड़ा आते हैं, फिर सेकेंड मंथ में, थर्ड मंथ में धीरे धीरे डाउन में जाने लगते हैं, फोर्थ मंथ में और कम हो जाते हैं। फिर वो पता है क्या सोचते हैं कि लास्ट में ना मैराथन से रिवीजन हो जाएगा, नहीं होता है। मैराथन से कोई मतलब नहीं है जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मैराथन एक जस्ट आपको कह सकते हैं कि लास्ट मोमेंट के लिए भरोसा है, बट वो बेकार है, क्योंकि आपने मैराथन में सारे टॉपिक कभी कोई रिवाइज करा ही नहीं सकता। अगर आप कंपनीज एक्ट के टॉपिक देखो, एक दिन में कभी रिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आपको मैं एक चीज कहना चाह रही हूं, क्या एक दिन में कोई काम हो सकता है? नहीं, ये स्किल है। मैं आपसे कहने लगूं, आज आपको सुबह से लेकर रात तक गाड़ी सीखनी है, आप रात को पूरे दिन लगे रहो, 24 घंटे लगे रहो, क्या आप गाड़ी सीख सकते हो? पूरा दिन लग जाओ। लेकिन अगर आप डेली 15, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स ड्राइविंग करते हो तो आप एक ना एक दिन जरूर सीख जाओगे। तो इट्स अ मैटर ऑफ रिपीटेशन, इट्स अ मैटर ऑफ कंसिस्टेंसी, इट्स अ मैटर ऑफ रेगुलरिटी। इस कोर्स में एक ही चीज चाहिए, वो है रोज करना। कोई भी काम जब हम रेगुलरिटी से करते हैं सफलता जरूर मिलती है। यही इस कोर्स की सबसे खास बात है। आपको इसी में पक्का उतरना है। अपने घर पे मंथली आप खुद चेक करना आपने कितनी छुट्टियां करी, अपना रिकॉर्ड खुद मेंटेन करना। उससे ना हमें अपनी एक्चुअलिटी पता चलती है कि हम कितना एफर्ट्स लगा रहे हैं। नहीं तो हमें तो ऐसा लगता है हमने सारी क्लासेस ली और हम पास क्यों नहीं हुए। जस्ट टू एनालाइज योरसेल्फ कि नंबर ऑफ क्लासेस कितनी थी और आपने कितनी अटेंड करी पूरे कोर्स के दौरान, आपको खुद समझ में आ जाएगा यू आर ऑन राइट ट्रैक और नॉट। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहला सिम्टम होता है छुट्टी करना। क्लास में जब छुट्टियां स्टार्ट हो जाती है मतलब आपके माइंड ने आपको कमांड दे दी, बच्चा चला जाता है सेफ जोन में, और सेफ जोन में जाते ही वो फिर पढ़ाई से कम छोड़ देता है। फिर वो भरोसा रखता है अब की बार जब रिवीजन होगा तब ज्वाइन करूंगा, फिर मैराथन होगा तब ज्वाइन करूंगा, एग्जाम वाला रिवीजन वो कभी नहीं कर पाता है, और लास्ट में फिर कहता है अब की बार जो अटेम्प्ट आएगा ना इसमें पास हो जाऊंगा। अटेम्प्ट नहीं छोड़ना है, प्रिपरेशन इस तरीके से रखिए। तो देखिए पूरा का पूरा डॉक्ट्रिन को रिवाइज करवा रही हूं, सुनिए। सबसे पहली चीज हमने पढ़ी थी अल्ट्रा वायरस कंपनीज एक्ट, एक्ट बियॉन्ड कंपनीज एक्ट प्रोविजन। क्या रेटिफाई हो सकते हैं? आंसर इज नो। वॉइड हो जाएगा, कोई रेमेडी आपको नहीं मिलेगी चाहे सारे मेंबर्स एग्री हो जाए। दूसरा अल्ट्रा वायरस एमओए, एक्ट आउटसाइड कंपनीज ऑब्जेक्ट क्लॉज, क्या रेटिफाई हो सकता है? आंसर इज नो। वॉइड एंड क्या माना जाएगा? अनएनफोर्सेबल। अल्ट्रा वायरस एओए, एक्ट बियॉन्ड इंटरनल रूल्स बट विद इन दी एमओए, क्या रेटिफाई हो सकता है? आंसर इज यस। क्या पास करके? एसआर। वॉइड अंटिल एओए क्या नहीं हो जाते? अमेंड। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस ऑफ डायरेक्टर्स, एक्ट बियॉन्ड किसकी पावर के बाहर है बट विद इन दी किसकी पावर के अंदर है? क्या उसको रेटिफाई कर सकते हैं? आंसर इज यस। कैन बी रेटिफाइड बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग, कर सकते हैं लेकिन कहां पर? जनरल मीटिंग। बताइए किसी कोई दिक्कत हो तो? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट बिल्कुल। अब आगे चलते हैं। ये जो केस है ना ये बहुत फेमस केस है, जैसा कि मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रही थी, तो मैं इसको इतना डिटेल में इसलिए पढ़ा रही हूं कि आपके एग्जाम में जो केस स्टडी आएगी ना उस पे ऐसे लिख देंगे रेफरेंस एज पर डिसाइडेड केस। तो ये एशबरी रेलवे कैरेज आयरन कंपनी लिमिटेड रिची का केस है और यहां पे डॉक्ट्रिन अप्लाई होती है अल्ट्रा वायर्स। ठीक है, अब फैक्ट ऑफ द केस समझते हैं। फैक्ट ऑफ द केस अभी जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, कंपनी के जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है उसके अंदर इक्विपमेंट्स को डील करने के लिए बोला गया था। टू मेक एंड सेल और लैंड हायर रेलवे प्लांट्स एंड कैरी ऑन बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। लेकिन कंपनी करती क्या है? कंपनी एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद किसके साथ? रिची के साथ, और रेलवे कंस्ट्रक्शन फंड
फर्म। एंड ये कंपनी क्या वादा करती है कि हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन इन बालगियम। दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज अप्रूव्ड रेटिफाइड, किससे करा लिया, मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर। कंपनी लेटर ऑन रेप्यूडेट, मतलब वापस कर दिया, क्या कहा कि इट वाज, क्या है ये, मतलब बियॉन्ड दी पावर्स। लीगल इशू, वेदर कॉन्ट्रैक्ट टू फाइनेंस रेलवे कंस्ट्रक्शन वाज विद इन द कंपनीज ऑब्जेक्ट क्लोज, बताइए क्या कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज में कवर हो जाएगा, आंसर इज नो। एंड इवन इट इज नॉट रेटिफाइड बाय दी, सारे शेयर होल्डर्स अगर रेटिफाई करें तो भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब देखिए कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, कोर्ट कहती है हेल्ड दैट कॉन्ट्रैक्ट वाज, क्या माना जाएगा, अल्ट्रा वायरस, तो ये क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड। जनरल कॉन्ट्रैक्टर की इंटरप्रिटेशन नैरोली करनी है, और यहां पे मेन बिजनेस जो है वो क्या है, जल्दी जल्दी बताओ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फाइनेंसिंग नहीं है। इवन एवरी शेयर होल्डर हैड एग्री इट कुड नॉट रेटिफाई दी एक्ट। उसी के साथ अब यहाँ पे कंपनी, यहाँ पे कुछ लीगल प्रोविजंस निकल के आए कि कंपनी इज बाउंड बाय इट्स एमओए एंड कैन नॉट बी क्या, रेटिफाइड बियॉन्ड इट। शेयर होल्डर्स भी इसको क्या नहीं कर सकते, अप्रूव नहीं कर सकते। थर्ड पार्टी चाहकर भी कंपनी को फोर्स नहीं कर सकती कॉन्ट्रैक्ट के लिए, क्योंकि वो क्या हो गया, नल एंड वॉइड। एक्ट इंसिडेंटल और नेसेसरी टू ऑब्जेक्ट क्लॉज में बी अलाउड बट अंडर सम रीजनेबल, लेकिन क्या नहीं है, अनरिलेटेड एक्टिविटी। अब देखिए यहां पे इस केस की समरी समझ लीजिए, क्रक्स समरी साथ में ही है, अलग से करने की जरूरत नहीं। जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो जैसे मैंने ऊपर डॉक्ट्रिन की क्रक्स समरी बताई, बस उससे रिवाइज कर लो, ओके, तो वो फास्ट हो जाएगी। मतलब जब आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़ो, और एग्जाम वाले दिन सिर्फ क्या पढ़ना है, क्रक्स समरी। तो केस की क्रक्स समरी बताइए, केस का नाम क्या है, जल्दी जल्दी बताओ मेरे साथ, एशबरी रेलवे कैरेज कंपनी। और इनका इशू क्या था, इन्होंने फाइनेंस किया था, जबकि वो क्या था, अल्ट्रा वायरस। और यस इट इज अल्ट्रा वायरस, इवन अगर शेयर होल्डर से भी क्या करा ले, अप्रूव। प्रिंसिपल क्या लगा इसमें, कोई भी एक्ट अगर बियॉन्ड जाके आप एक्सरसाइज करोगे एमओए, तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड एंड कैन नॉट बी रेटिफाइड। और ये यहाँ पे सेक्शन रेफरेंस कौन सा है, सेक्शन नंबर 4। अब बताइए किसी को दिक्कत हो तो, मे आई प्रोसीड फॉर नेक्स्ट। चलिए जी, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम इसमें, इसके ऊपर अभी तक एग्जाम में बहुत ही बार केस स्टडी आई है, लाइक मल्टीपल टाइम्स केस स्टडी पूछी गई है, मल्टीपल टाइम्स ठीक है ना, ये मल्टीपल टाइम्स आपकी केस स्टडी जो है पूछी गई है। तो थोड़ा सा मैं बताती हूं, मीनिंग ऑफ अल्ट्रा वायरस बोरोविंग, व्हाट डू यू मीन बाय द अल्ट्रा वायरस बोरोविंग, मैं आपसे पूछना चाहती हूं। बोरो करना, बिल्कुल सही बात है। बोरोविंग किसने करी है, मेरे साथ साथ चलिए, किसने करी बोरोविंग, कंपनी ने। बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इस ऑब्जेक्ट क्लोज इन एमओ, इट डज नॉट क्रिएट अ वैलिड क्या, लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द लैंडर एंड द कंपनी। तो यहां पे क्या क्रिएट नहीं होगा, कौन सा रिलेशनशिप नहीं रहेगा, डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं होगा। इफ अ कंपनी बोरो मनी फॉर द पर्पज नॉट ऑथराइज, किसने ऑथराइज नहीं किया, एमओए, इवन शेयर होल्डर्स रेटिफाइड, वो फिर भी क्या रहेगा, वॉइड एंड अनएनफोर्सिबल। नंबर 1 पहला तो वॉइड रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, अनएनफोर्सिबल। क्लियर या ऑल क्लियर। अब आगे चलते हैं, जुडिशियल व्यू। अनऑथराइज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, रिलेशनशिप डिपॉजिटर एंड कंपनी क्या रहेगा, डेटर क्रेडिटर, नॉट अ डेटर क्रेडिटर एंड इट वाज क्या होगा, अल्ट्रा वायर्स। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन सुनना बच्चों, इसका एक एक्सेप्शन सुनना जरा ध्यान से। मान के चलिए कंपनी ने उधार लिया, ठीक है, और उधार जो उसने इकट्ठा किया वो अल्ट्रा वायर्स था, ठीक, लेकिन वही पैसा लेकर उसने लीगल डेट्स पे करे। जैसे एग्जांपल, मिस्टर ए से कंपनी ने बोरोविंग करी 2 करोड़ की, और वो अल्ट्रा वायर्स बोरोविंग थी, लेकिन कंपनी ने एचडीएफसी बैंक का लोन पे कर दिया, तो वो लॉफुल डेट्स थे। तो ऐसी स्थिति में एक ही क्या गलती है, बताना जरा, क्या ऐसी स्थिति में एक को सजा मिलनी चाहिए कि डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप नहीं है। तो ये एक एक्सेप्शन है कि कंपनी ने अगर अल्ट्रा वायरस बोरोविंग करी और उस बोरोविंग से उसने कोई लॉफुल डेट्स रिपे कर दिए, क्या पे कर दिए, लॉफुल डेट्स, तो फिर वो रिकवर हो सकता है। कैसे वो रिलेशनशिप हो जाएगी मैं बताती हूं। इस कॉन्सेप्ट को बच्चों सबरोगेशन बोलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताती हूं, इस कॉन्सेप्ट को सबरोगेशन बोलते हैं, टू स्टेप इनटू द फीट्स ऑफ क्रेडिटर। अब सुनो जरा ध्यान से,
मान के चलिए हमने कहा कंपनी थी, ये कंपनी है और कंपनी ने ऑलरेडी लोन ले रखा है HDFC बैंक से, ठीक, एंड इन्होंने 2 करोड़ रुपीस लोन ले रखे हैं। अब यहां पर रिलेशनशिप किसका है? डेटर एंड क्रेडिटर। नाउ कंपनी ने क्या किया? बोरोविंग्स करी मिस्टर ए से, एंड ये बोरोविंग्स थी अल्ट्रा वायर्स। ये बोरोविंग कौन सी थी जरा बताना? अल्ट्रा वायर्स बोरोविंग। ए से जो बोरोविंग्स करी है उसी से इन्होंने पे कर दिया लोन। क्या पे कर दिया जरा बताना? लोन। अब पिक्चर से क्या गायब हो गया? बताइए जल्दी से, पिक्चर से क्या गायब हो गया? HDFC बैंक। तो पहले जो रिलेशनशिप किस किस के बीच में एग्जिस्ट कर रहे थे? कंपनी और HDFC। अब उसकी पोजीशन पे कौन पहुंच जाएगा? ए। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सबरोगेशन। ये कॉन्सेप्ट जो है इसको बोला जाता है सबरोगेशन। क्लियर? तो ये एक एक्सेप्शन हो गया। क्या हो गया ये? एक्सेप्शन। तो इसी को जरा देखते हैं, आप समझना जरा। यहां पे यहां इन्होंने कहा इफ लैंडर्स मनी वॉज यूज्ड, इफ lenders money was used for what? Discharge lawful expenses. Recovery may be allowed. Recovery may be allowed. Connectivity aligned with the principle laid down in Ashbury railway case and Lakshmi Niwas Sivini. Transaction beyond MO is void of abinition cannot be ratified. ये decided case से ही बात प्रूव हुई थी कि अगर lawful debts आप रिपे करते हो तो ऐसी स्थिति में अलाउ किया जा सकता है रिकवरी। और बात भी सही है यार, उसकी गलती क्या है? ठीक है, बोरोविंग्स जो थी वो अल्ट्रा वायर्स थी, लेकिन आपने उस पैसे का इस्तेमाल तो सही किया है ना, तो वो रिकवर कर सकता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब देखो 3-fold टेस्ट चेक करते हैं। अब मेरे साथ साथ ध्यान देना। पहला, अगर ट्रांजैक्शन विद इन दी ऑब्जेक्ट है MOA के, तो क्या वो रेटिफाई हो सकता है? क्या वो वैलिड हो सकता है? आंसर इज यस। अगर ट्रांजैक्शन आउटसाइड द कैपेसिटी ऑफ MOA, क्या रेटिफाई हो सकता है? आंसर इज नो। इफ ट्रांजैक्शन अब्यूज पावर और डन विद इन द ऑथोरिटी, तो ये भी क्या है? अल्ट्रा वायरस। इवन शेयर होल्डर्स चाहे अप्रूवल भी दे दें। तो ऑब्जेक्ट क्लोज क्या माना जाता है? फाउंडेशन एंड जिसके ऊपर कंपनी की लीगल कैपेसिटी होती है। अब मैं यहां आपको एक पॉइंट और समझाना चाहूंगी, उसके बाद केस स्टडीज प्रैक्टिस करेंगे। इंप्लाइड पावर्स ऑफ अ कंपनी। नाउ इंप्लाइड पावर्स ऑफ कंपनी की अगर हम बात करें कि कंपनी की कुछ पावर्स ऐसी हैं जो इंप्लाइड है। इंप्लाइड मतलब जिसके लिए आपको किसी से कोई अप्रूवल लेने की जरूरत। आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंप्लाइड पावर्स ऑफ कंपनी। तो देखो क्या क्या पावर्स है। अपॉइंट एक्ट थ्रू, किसके थ्रू काम कर सकते हैं? एजेंट। दूसरा, बोरो मनी एंड गिव सिक्योरिटी, सेल कर सकते हैं गुड्स और एसेट्स। टेक लीगल एक्शंस। उसी के साथ साथ यहां पे कुछ केस लॉस है। कंपनी मस्ट बी डीम्ड टू हैव पावर रीजनेबली एंड इंसिडेंटल टू इट्स मेन बिजनेस। अगर आपके मेन बिजनेस से कनेक्टेड है तो वो अलाउड की जा सकती है। उसी के साथ साथ अब कुछ पावर्स ऐसी हैं जो कि आपकी इंप्लाइड नहीं है। मतलब अगर आप ये एक्ट एक्सरसाइज करता है डायरेक्टर, तो उसके लिए अलग से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। अब हम वो पावर्स पढ़ेंगे जो क्या नहीं है, नॉट इंप्लाइड इन MOA। MOA के अंदर इंप्लाइड नहीं होती। मतलब अगर हमें ये एक्ट एक्सरसाइज करने हैं तो इसके लिए हमें अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तभी जाके हम इस एक्ट को क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइज। सबसे पहली चीज, आप मुझे बस एक बात बताओ, डायरेक्टर्स का रोल क्या होता है? व्हाट इज द मेन फंक्शन एंड रोल एंड ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर्स? सोच समझ के बताना। पहली ड्यूटी बताओ क्या होनी चाहिए? सबसे पहली चीज, ड्यूटी टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज एक्ट। नंबर 2, ड्यूटी टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद MOA ऑब्जेक्ट क्लॉज। ड्यूटी नंबर 3, यू हैव टू एक्ट इन अ गुड फेथ। ये कुछ ऐसी ड्यूटीज है जो उनको एक्सरसाइज करने हैं, बिकॉज डायरेक्टर इज वर्किंग ऑन द fiduciary duty. What I mean by fiduciary duty is a trust and faith. Most of the peoples are giving loan to the company, and company is an artificial person. You know very well. Company क्या है? Artificial person. And company को indirectly you have to regulate. You have to give direction to the company. That's why you are appointed by company. And even हम कह सकते हैं directors are appointed by shareholders in the general meeting. Directors are manage the money of shareholders.
Directors are giving direction to the money of shareholders and debenture holders. Debenture holders having no right to participate in the decision making of the company because उनके केस में fix है, you have to receive a fixed interest on a proper time. And after some period of time, a pre-decided period, a predefined period, आपका पैसा वापस हो जाएगा. That is known as redemption, and it is to be clearly mentioned at the time of issue of debentures. That is the rate of interest and it's a time of redemption. Suppose उनके right effect होते हैं, then only debenture holding having a right to take action against the company. Otherwise not. But shareholders का क्या विचार होगा? वो तो कहते हैं कि आपने जो profit कमाया, first you have to pay all the expenses, even you have to pay interest, taxes, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डिविडेंड, और बचे तो हमें देना और नहीं बचे तो नहीं देना. इट मीन्स इट्स वेरी सिंपल. ऐसी स्थिति में हमें ये चीज ध्यान में किसे रखना है? हमें ध्यान में रखना है शेयर होल्डर को, क्योंकि सबसे ज्यादा गलत किसके साथ हो सकता है? शेयर होल्डर. तो मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूंगी, शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ कंपनी और द एम्प्लॉय ऑफ कंपनी? जिसके माइंड में ये आंसर सही होगा, क्योंकि अभी तक हम कुछ और ही समझते हैं. कंपनी का मतलब समझते हैं एक बड़ी सी बिल्डिंग. ठीक है, मैंने क्वेश्चन ये पूछा, शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ कंपनी और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी? डायरेक्टर्स आर द ओनर ऑफ कंपनी और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी? एम्प्लॉय. क्योंकि डायरेक्टर्स एम्प्लॉय है तो उनको रेम्यूनरेशन मिलती है, और शेयर होल्डर्स ओनर है तो उनको प्रॉफिट का डिवीजन मिलता है. उनको फिक्स सैलरी नहीं दी जाती. द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. And directors are fetching salary, they are fetching remuneration, and that is to be fixed. So it means directors are the employee of company and shareholders are the owner of company. Clear? तो हमने डायरेक्टर्स को बिठाया क्यों है? हमने डायरेक्टर्स को पोजीशन पे क्यों बिठाया? हमने डायरेक्टर्स को पोजीशन पर इस वजह से बिठाया है क्योंकि हमें उनसे काम लेना है. उनको सिर्फ पैसे को मैनेज करना है. आपके माइंड में थॉट एकदम क्लियर होना चाहिए. एक होता है बुकिश पढ़ना, एक होता है प्रैक्टिकल समझना. हमने उनको कंपनी में इसलिए रिक्रूट करा है क्योंकि हम डे टू डे अफेयर्स मैनेज नहीं कर सकते. सपोज आई एम फुल टाइम इन्वॉल्व इन टीचिंग प्रोफेशन, आई हैव नो मोर टाइम टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर. सो जनरली काम कैसे किया जाता है? जैसे कि मान के चलिए आपका किसी बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है. सपोज आपको ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट है, बट हमें पता है कि ऑटोमोबाइल कंपनी स्टार्ट करने के लिए ह्यूज फंड्स चाहिए, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है वो, तो हम किसी ऑटोमोबाइल कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकते हैं. और जनरली हम जब इंडिविजुअल लेवल पे बिजनेस करते हैं, ये जो कोर्स है ना, जो कोर्स आप कर रहे हो, ये सिर्फ ये नहीं सिखाता कि आपको कंपनी में अपॉइंट करना है. सीएस इज नॉट ओनली अ कंपनी सेक्रेटरी, बट ही एंड शी इज ऑल्सो बिजनेस फैसिलिटेटर. इतना ब्यूटीफुल कोर्स है, आपको ये भी सिखाता है कि फ्यूचर में हमें 1 से 2 और 2 से 100 कैसे बनाना है, क्योंकि इसमें सब कुछ पढ़ाया जाता है. तो मैं तो अपने बच्चों को यही बोलती हूँ कि आप ये मत समझिए यू आर फेचिंग सैलरी ऑफ 60 और 70,000. आप ये सोचिए कि मुझे 60-70,000 के एम्प्लॉयज रिक्रूट करने हैं. इस अप्रोच से काम करोगे. देखो क्या नहीं पढ़ते आप, अकाउंटिंग आप पढ़ते हो, टैक्सेशन आप पढ़ते हो, फाइनेंस आप पढ़ते हो, लीगल पूरा आप पढ़ते हो. किसी भी बिजनेस के लिए 3-4 चीजें चाहिए होती हैं. लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना पड़ता है, लीगल कंप्लायंसेस. दूसरा टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तीसरा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से. ये तीनों चीजें आपकी कमांड है. और जितने प्रोफेशनल्स जब अपना बिजनेस करते हैं तो वो बहुत अच्छे लेवल पे जाते हैं. लेकिन यू नो वेरी वेल कि इनिशियल जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में सीए, सीएस, सीएम में अपने बिजनेस क्यों नहीं करते, मैं इसका लॉजिक बताती हूँ. ये होता है कि वो बच्चा ऑलरेडी बहुत मेहनत कर लेता है, उसके पेशेंस लेवल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट जब रिजल्ट देती है ना, बच्चे को पूरा चूस लेती है, वो उसे इतना तड़पा देती है, वो इतना परेशान हो जाता है एक्सट्रीम लेवल पे. तो बस अब ये सोचता है अब मैं टेंशन नहीं ले सकता. इसीलिए जनरली वो अपने बिजनेस कम करते हैं एंड वो आंख बंद करके सीधा कॉर्पोरेट्स में चले जाते हैं. जिसने अपने और 3-4 साल और एफर्ट्स लगा लिए और अपना वेंचर सेटअप कर लिया, स्काई इज द लिमिट. लेकिन पेशेंस कहाँ होता है? ना तो बच्चों के अंदर पेशेंस होता है और ना पेरेंट्स के अंदर पेशेंस होता है. पेरेंट्स अगर आप मान के चलिए सीएस बनने के बाद ये बोलने लगो, पापा मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, क्या करना है? बिजनेस स्टार्ट. लेकिन चुपचाप जॉब कर ले. पहली बात तो आप घर पे जाके बोलोगे मुझे बिजनेस करना है, तो वो आपको अलाउड नहीं करेंगे. और बात भी सही है. मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाती हूँ और आप इससे जरूर मैसेज लेना, क्योंकि मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है कि वो कैसे बिजनेस करते हैं. एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको. एग्जाम्पल की सच्ची घटना है. एक क्या होता है कि इनकम टैक्स कमिश्नर होता है, रिटायर हो जाते हैं वो, और मतलब है हमारे नॉन में, और उनका बेटा होता है.
तो वो बोलते पापा से कि पापा मुझे ना बिजनेस करना है, कि किसका, परफ्यूम का, तो आप मुझे 20 लाख रुपीस दे दीजिए। तो फादर उनके मना कर देते हैं। उस टाइम वो 22-23 साल के रहते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद बिजनेस में जाना चाहता है। फादर मना कर देते हैं कि नहीं मिलेंगे। कि क्यों पापा? कि तुझे अभी इस बिजनेस की नॉलेज नहीं है। कि सर नॉलेज कैसे आएगी? देखिए आप इनकम टैक्स कमिश्नर, इट मीन्स अच्छे खासे आप लेवल पे रिटायर हो गए हो, तो कितनी अच्छी नॉलेज होगी, प्लस अप्रोच भी सही होनी चाहिए। अब उन्होंने कहा अपने बेटे से कि मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा, पर ऐसा नहीं कभी भी नहीं दूंगा, एक टाइम पे दूंगा, सही समय पे। अब बच्चे ने पूछा पापा मुझे करना क्या है? कि देख पहले इसकी पूरी समझ ले, परफ्यूम इंडस्ट्री के बारे में समझ पहले, अभी तुझे कुछ नहीं पता, और इसके लिए जो परफ्यूम इंडस्ट्री है उसमें 0 लेवल से वर्क कर। उस लड़के ने लेबर क्लास से ज्वाइन किया जानबूझकर। इवन वो अपना लंच बॉक्स भी इसी टाइप से ले जाते ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि हाई क्लास फैमिली से है। लेबर क्लास से ज्वाइन किया, धीरे 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 प्रमोट, ऑब्वियसली बात है वो प्रमोट होने थे क्योंकि इंटेलेक्चुअल था, प्रमोट हुए, सीनियर मैनेजर बने, मैनेजर बने। जितनी भी परफ्यूम से कनेक्टेड बुक्स थी वो स्टडी करी, उसकी नॉलेज गेन करी, फिर और कंपनी में अच्छी पोजीशन पे पहुंचे, फिर बोर्ड में पहुंचे। काफी दिन 10-15 साल 10 साल काम करने के बाद फिर उन्हें अपने पापा से बोला कि पापा अब ले ले पैसे। उन्होंने पैसे लिए, बिजनेस स्टार्ट किया परफ्यूम का। आज के डेट में दुबई और आउटसाइड कंट्री भी उनका परफ्यूम का बिजनेस है। वो, उनके फादर, उनका छोटा भाई, तीनों मैनेजिंग पोजीशन पे है और बहुत अच्छी परफ्यूम इंडस्ट्री में उनकी पकड़ है। ये एक तरीका होता है काम करने का। ये तरीका नहीं होता कि सीधा पेरेंट्स से बोलो 10 लाख रुपए दो मुझे बिजनेस करना, डूब जाएंगे। और एक बार पैसा डूब जाता है जिंदगी में फिर दोबारा हिम्मत नहीं होती मांगने की। आप वीएलसीसी के बारे में पढ़िए, शी इज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर एक्चुअली। तो देखिए हर चीज का ना एक समय होता है। आज के डेट में हर इंसान की प्रॉब्लम यही तो है, यही तो दिक्कत आ रही है। देखिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं? सबसे ज्यादा दिक्कत कहां चल रही है कि एवरीबडी एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई towards your children, towards your hubby, towards your parents and towards anybody, even teachers also. Children expectations are very high. आप मेरे स्टूडेंट, आपकी एक्सपेक्टेशन मेरे से बहुत हाई है। ये एक दिक्कत है, ये एक डिसएडवांटेज है। हमें सिर्फ एक चीज से एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, वो है खुद। जिस दिन आप अपने आप से एक्सपेक्टेशंस हाई कर लोगे उस दिन सब कुछ सही हो जाएगा। किसी से 0 एक्सपेक्ट करो। देखिए लाइफ का ना बहुत अच्छा रूल है ये जीने का। जिस दिन आपकी एक्सपेक्टेशन सबसे 0 हो जाएंगे ना, 99% आपकी प्रॉब्लम खत्म और आप बहुत खुश रहोगे। हम एक्सपेक्ट करते हैं ये मेरे लिए कुछ कर दे, ये मेरे लिए कुछ कर दे, मैंने इसके साथ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करा, ये मेरे साथ कुछ अच्छा कर दे। और जब हमें ट्रीटमेंट वैसा नहीं मिलता तो डिमोटिवेशन होता है। एंड यही एक वजह है जिससे निराश हो जाते हैं। मैं कहती हूं ऐसी कोई दुनिया में चीज नहीं है जो हमें निराश कर सके। अभी जो बच्चे सीएस ज्वाइन करते हैं तो उनके ऊपर किस तरीके का प्रेशर रहता है, आई नो वेरी वेल, क्योंकि मैं भी आपकी लाइफ से गुजरी हूं, आपके दौर से गुजरे हूं। मेन प्रॉब्लम रहती है पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस आर हाई टुवर्ड्स द स्टूडेंट, टुवर्ड्स योर चाइल्ड। कितने साल में सीएस बनेगी, उसे खुद भी नहीं पता वो कितने साल में बनेगी। मैं नहीं कह सकती, ये कहना एक आसान बात है कि 2 साल, 2.5 साल, 3 साल। इट्स अ मैटर ऑफ लक। बच्चे के बोध ग्रुप में 1 नंबर से उसका बोध ग्रुप रुक गया, इट्स अ मैटर ऑफ लक। वो हर एक बच्चे की डेस्टिनी इज डिसाइडेड बाय गॉड। जिसको जितनी ऊंचाई पे जाना है, जिसको जितने बड़े लेवल पे पहुंचना है, उसकी परीक्षा उतनी ज्यादा होंगी, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होगी। ध्यान रखना, आप जितने बड़े लेवल पे जाओगे आपके सामने आपकी लाइफ में हर्डल्स उतने ज्यादा होंगे। इफ यू क्रॉस ऑल द हर्डल्स, आप बोलो प्रॉब्लम है क्या चीज? प्रॉब्लम वही है जो यहां सोच ले। अगर आपने यहां सोच लिया ना प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है, आपने कहा इट्स नॉट अ बिग डील, ये तो चलता रहता है, प्रॉब्लम है ही नहीं। मैं एक बहुत अच्छी बुक पढ़ रही थी और उस बुक से मुझे बड़ा अच्छा मैसेज मिला। एक पर्सन होते हैं, उनके क्या होता है कि हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, तो उनकी एक मशीन लगा दी जाती है, तो वो टिक टिक करती है। अब वो प्लेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो वो लेखक जो होता है, बुक का ऑथर, वो भी जा रहा होता है। तो वो दोनों आपस में बहुत अच्छी बात कर रहे होते हैं, वो हंस रहा है, खुश है, सब कुछ सही है। तो वो बोलता है ऑथर कि सर आपकी ना आवाज आ रही है टिक टिक की, घड़ी बज रही है क्या? कह रहा नहीं, मेरा दिल बज रहा है। कि क्यों? कि बदलवा के लाया हूं। अब किसी की जरा सी प्रॉब्लम हो जाए ना, लाइक जॉइंट पेन हो जाए, मम्मी बहुत पेन है, बहुत दिक्कत है। किसी को शुगर हो जाए, भाई शुगर होगी तो हो जाने दो, क्या दिक्कत है, होगी तो हो जाने दो, इट्स ओके, टैबलेट खाओ, जिंदगी की मौज लो। अब हम यही सोचते रहे भाई शुगर हो गए, भाई शुगर हो गए, भाई शुगर हो गए। अरे इंसान की तो होती है, अब कुत्ते बिल्ली की तो शुगर होती नहीं है।
सिंपल सी बात है, शुगर होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट शुगर के बारे में 50 बार सोचना इज अ प्रॉब्लम। और आज आप किसी को चेक कर लो, भगवान जो है ना वो कुछ इस तरीके से चीजें रखता है कि सबको सब कुछ कभी नहीं देता है, ये ध्यान रखना। वो बैलेंसिंग लेके चलता है, क्योंकि इंसान के पास अगर सब कुछ अवेलेबल होगा वो इंसान ही नहीं होता, उसके अंदर घमंड आ जाता है और वो फटाफट से तोड़ देता है। ये चीज ध्यान रखना, हमेशा लाइफ में बहुत खुश रहोगे। मतलब जो हमारे पास चीजें हैं हम उनमें बहुत खुश हैं और आगे के लिए हमारे प्रयास जारी हैं। मेरे दिमाग में पूरे कोर्स के दौरान लाइफ में कभी मैंने ये नहीं सोचा कि सीएस नहीं हुई तो क्या होगा, क्योंकि जिस दिन मैं ये सोच लेती ना कि सीएस नहीं हुई तो उस दिन मैं सीएस नहीं बन पाती। और बाकी के जो बच्चे रहे हैं ना वो इसी वजह से रहे हैं। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि सीएस नहीं होगी, मैंने बस एक ही बात सोची कि करते तो बच्चे ही हैं और होती तो बच्चों की है, तो मैं भी तो वैसी हूं, कर लेंगे, हो जाएगा। मैंने कभी टीचिंग प्रोफेशन में आने से पहले ये नहीं सोचा कि अगर टीचिंग प्रोफेशन में बहुत अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा। देखिए, इन दी एज ऑफ 25 आई सेट अप माई ओन वेंचर। 24 साल के बच्चे की उम्र बहुत कम होती है वेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इतना सारा बर्डन, इतना सारा ऑब्लिगेशन मैंने सोचा ही नहीं, मुझे पता था चलेगी। पॉजिटिविटी, 30 साल 35 साल के वेंचर सेटअप करते हैं, लेकिन मैंने सोचा सब हो जाएगा, इट्स ओके, डू योर वर्क एंड बी कूल एंड काम, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए पॉजिटिविटी सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे बच्चे टीचर्स को दोष देते हैं कि टीचर ने ये किया, टीचर ने वो किया। भाई टीचर की पोजीशन कोई नहीं ले सकता। मैं अगर कोई और यहां पे XYZ कोई पढ़ा रहे, मैं कभी किसी की बुराई इसलिए नहीं करती क्योंकि वो टीचर है, कुछ तो पढ़ा ही रहा होगा। हर किसी का तरीका, तौर तरीका अलग होता है, हर किसी का स्टाइल अलग है। जो जितनी मेहनत करेगा उससे उतना ज्यादा बच्चा अट्रैक्ट होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन टीचर तो टीचर होते हैं। अब मेन चीज ये है कि आप ये देखिए, एकलव्य, उनके तो कोई टीचर भी नहीं थे, उन्होंने सिर्फ टीचर की प्रतिमा बनाई, उनको देख के क्या करे, प्रैक्टिस, और कितने बड़े धनुधारी बन गए। तो इट मीन्स हमें सारी जिम्मेदारी, मैं ये नहीं कह रही मेरी है, बट आई विल ट्राई टू गिव अवर 110%, बट एटलीस्ट आपको 50% एफर्ट्स तो लगाने चाहिए। और मैंने आपको कहा कि जस्ट टू अटेंड कॉन्टिन्यूसली क्लासेस, जब हम कोई काम कॉन्टिन्यूसली करते हैं, क्लास क्या है, कोचिंग क्या है, कोचिंग का पर्पस क्या है, मैं बताती हूं आपको कोचिंग का पर्पस क्या है। कोचिंग का पर्पस है आपको डेली बैठना सिखाना, आपकी लाइफ में रेगुलरिटी मेंटेन करना। सबसे ज्यादा खराब चीज जो क्लास 12 के बाद बच्चों की लाइफ में होती है वो होती है डिसिप्लिन ना होना। क्योंकि आपने कोचिंग ज्वाइन करी, आप डेली मेरे पास आओगे ही आओगे, आप सुबह से शाम तक बैठोगे ही बैठोगे, आप जो मैं पढ़ाऊंगी सुनोगे ही सुनोगे। बट वहीं आप घर पे चले जाइए, देखती हूं मैं लाइव क्लास में बच्चों को इतना लंबा ऊपर जंप करते हैं जब क्लास स्टार्ट होती है और लंच ब्रेक में खत्म हो जाती है। बहुत कम बच्चे रह जाते हैं क्योंकि वो फ्री है, बट आप नहीं हो। यही है कोचिंग का मतलब। अब आगे देखिए, यहां पे हमने कहा कुछ ऐसे बिजनेस है जो एम्प्लॉयड नहीं है। नंबर 1, क्या हमने डायरेक्टर को यह बोला था तुम नए बिजनेस में घुस जाओ, जल्दी जल्दी बताना है। हमने उनसे क्या कहा था, जो बिजनेस है उसको क्या करो, डायरेक्शन करो। इसका मतलब ये पहली पावर जो है एक्वायर अनदर बिजनेस, वो किसकी नहीं है, इंप्लाइड पावर। समझ गए ना आप लॉजिकली। देखिए, जब एग्जाम में क्वेश्चन लिखने के लिए आते हैं तो बहुत सारे पॉइंट हम लॉजिकली भी लिख सकते हैं। हमने डायरेक्टर को इसलिए बिठाया क्योंकि वो बिजनेस को क्या कर रहे हैं, मैनेज, इसलिए नहीं तुम नए बिजनेस में चले जाओ। पॉइंट नंबर 2 लिंक करिए। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, एंटर इनटू जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप। हमने तुमसे कहा था जेवी साइन करो, जेवी साइन करना मतलब बिजनेस में एंट्री करना। तीसरा, टेक शेयर्स इन, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी कंपनी के शेयर ले रहे हो तो आप हमारा पैसा उस कंपनी को दे रहे हो और उस बिजनेस में क्या ले रहे हो, हिस्सेदारी, वो भी हमारा काम है। आपका काम सिर्फ बिजनेस को क्या करना है, डायरेक्शन देना है। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट क्या करने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट। प्रमोट अदर कंपनीज, कैसे, हमने तुम्हें पैसा इसलिए दिया, इस पैसे को डायरेक्शन दो, पैसे को फर्दर इन्वेस्ट नहीं करना। डिस्पोज कर रहे हैं क्या, अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग तुम्हारी है ही नहीं तो तुम डिस्पोज ऑफ क्यों करोगे। नेक्स्ट, क्या करना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल डोनेशन, ये काम भी हमारा, हमसे पूछ के करना। नेक्स्ट, चैरिटी टू अदर ऑब्जेक्ट एंड एक्ट एज गारंटर एंड श्योरिटी। तो ये सारे काम उनकी इंप्लाइड पावर नहीं है, परंतु कंपनी ये सब कर सकती है। ऐसा नहीं है कंपनी चैरिटी नहीं करती, ऐसा नहीं है कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करती, लेकिन सबके सेक्शंस हैं। आप आगे चल के पढ़ोगे 186, 187, बहुत सारे सेक्शंस है कंपनीज एक्ट में जो इनकी पावर देते हैं। ये होता है, लेकिन किससे पूछ के,
शेयर होल्डर्स से। क्लियर या और क्लियर? मैं चाहूंगी 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन आ जाते तो आप इसे याद करो, 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे चलते हैं, यहां पे देखिए, अब यहां पे इन्होंने कहा दिस इज अ क्रक्स समरी एक्चुअली, अल्ट्रा वायर्स बोरोविंग की अगर हम बात करें, अल्ट्रा वायर्स बोरोविंग, नाउ व्हाट डू मीन बाय द अल्ट्रा वायर्स बोरोविंग? बोरोविंग बियॉन्ड एमओए इज इक्वल्स टू क्या? void and there is no relationship of debtor and creditor। आगे टेस्ट फॉर वैलिडिटी चेक, क्या एक्ट जो किया वो किसके अंदर है? ऑब्जेक्ट, और नहीं है तो क्या हो जाएगा? void। इम्प्लाइड पावर, इंसिडेंटल और नेसेसरी किससे कनेक्टेड होनी चाहिए? बिजनेस। नॉट इम्प्लाइड पावर, जैसे कि बिजनेस एक्विजिशन करना, जैसे कि चैरिटी, जैसे कि गारंटी देना, पॉलिटिकल स्पेंडिंग, ये सब क्या होनी चाहिए? अप्रूव्ड पावर्स। जुडिशियल डिसीजन, कोर्ट सपोर्ट, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन फॉर एमओए लिमिट्स। अब यहां तक बताइए कोई दिक्कत? बोरोविंग पार्ट खत्म हो गया, आगे चलते हैं। Come to the next topic, that is the effect of ultra wires transaction। Now अब इन्होंने क्या कहा, एक्चुअली ये सीक्वेंस में है, तो अगर मैं आज इस टॉपिक को यहाँ पर स्किप कर दूं तो मुझे अगली बार फिर उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो इट्स बेटर एक फ्लो में है तो हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है? क्योंकि अब अल्ट्रा वायर्स आपका कंप्लीट हो गया है, अब इसके एक्सेप्शंस और आगे की चीजें हम पढ़ रहे हैं। तो ये बताइए व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन? ये मैंने शुरू में आते ही बता दिया था आपको, क्या है जरा बताइए? वॉइड एब इनिशियो, इवन हम कह सकते हैं अल्ट्रा वायरस एक्ट आर वॉइड फ्रॉम दी बिगनिंग, कंपनी कैन नॉट शू और बी शूड, ना कंपनी किसी और के ऊपर केस फाइल कर सकती और ना कंपनी के ऊपर कोई केस फाइल कर सकता। केस कौन सा था? एशबरी वाला, है ना, उसमें जनरल कॉन्ट्रैक्ट में इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे थे। दूसरा, नो रेटिफिकेशन, चाहे शेयर होल्डर्स सारे मिलकर भी इसको अप्रूव करें फिर भी ये अप्रूव नहीं हो सकता। इंजंक्शन एंड रेमेडी, शेयर होल्डर कैन रीस्टेन अल्ट्रा वायरस एक्ट वाया इंजंक्शन। अब ये देखिए इंजंक्शन का मतलब क्या होता है। अगर मैं इंजंक्शन की बात करूं तो ये हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर, लेकिन अभी मैं इंजंक्शन और रेमेडी के बारे में बता देती हूं। इंजंक्शन इज अ टाइप ऑफ रेमेडी एंड यहां पे इंजंक्शन का मतलब स्टॉप, इंजंक्शन का मतलब है स्टे। इंजंक्शन में एक रिलीफ दी जाती है, इसमें कोर्ट का आदेश आ जाता है कि मान के चलिए आपने अल्ट्रा वायरस बोरोविंग कर ली और कंपनी के पास पैसा पहुंच गया, तो कंपनी उस पैसे को यूज नहीं कर सकती, उसे स्टे ले लिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है, दैट इज नोन एज इंजंक्शन। ठीक है, मेरी अल्ट्रा वायरस बोरोविंग है, जस्ट टू ट्रेस माय मनी एंड रिटर्न बैक, सिंपल। आगे, डायरेक्टर्स पर्सनल लायबिलिटी, इफ फंड आर डाइवर्टेड अल्ट्रा वायरस पर्पस, डायरेक्टर उसके लिए क्या हो जाएगा? पर्सनली लायबल। नो क्रेडिटर डेट रिलेशनशिप, इफ फंड वर बोरो फॉर अल्ट्रा वायरस पर्पस तो नो लीगल बोरोविंग्स आर अकर्ड। आगे देखिए यहां पे अल्ट्रा वायर्स द कंपनी, अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर। अल्ट्रा वायर्स कंपनी है तो क्या माना जाएगा? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। इट्स अ वॉइड एब इनिशियो एंड इसको वैलिडेट नहीं कर सकते, इट्स अ ब्रीच ऑफ मेमोरेंडम। अल्ट्रा वायर्स डायरेक्टर कैन बी रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर्स, वैलिड अगर शेयर होल्डर्स उसे क्या कर दे? अप्रूव। और ये ब्रीच क्या है किसका? डेलीगेटेड ऑथोरिटी, मतलब उनको जो पावर दी उसके बाहर जाके एक्साइज किया। जब आप पूरा टॉपिक पढ़ लो तो उसके जो टेबल फॉर्मेट है वो इसीलिए है कि उससे फटाफट चीजें क्लियर हो जाती हैं। ओके, यहां तक कोई डाउट? अल्ट्रा वायर्स समझ में आ गया, अल्ट्रा वायर्स के एक्सेप्शंस, वहां पे इफेक्ट हमने समझ लिए। अब देखिए बोरोविंग्स भी क्लियर हो गया। अब हम यहां पे कुछ एक्सेप्शन समझेंगे और एक्सेप्शन हम समझेंगे ब्रेक के बाद। तो एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं 5 to 10 मिनट्स का, फिर स्टार्ट करते हैं।